आपने सुन रखा होगा कि मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन आज मैं आपको इसकी एक जिंदा मिसाल दिखाने वाला हूँ। जो गजल आप गाया करते थे और इनके दिल का रास्ता जो आपने ढूंढा गजल से, उसके कुछ चंद बोल तो सुनाए। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। आपने कभी कभी दोपहर में नंगे पांव छत पे जाके इनसे बातें की हो, या सर्दी की रातों में आप छत पे चली गई, ऐसा कभी हुआ ऐसे? नहीं ज़ाहरा, अभी जानते हैं गांव में तो फिर माँ बाप जूता उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट और मैं हूं मोहम्मद आजम। आपने सुन रखा होगा कि मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन आज मैं आपको इसकी एक जिंदा मिसाल दिखाने वाला हूं। मेरे साथ मौजूद हैं जैन भाई और उनकी मिसेस अफशा। जैन एक रेडियो आरजे थे, इनकी आवाज बहुत खूबसूरत है, गजलें गाया करते थे, लेट नाइट शो करते थे और अफशा इनका प्रोग्राम रात को कानों में हैंड फ्री लगाकर अकेले में सुना करती थी। इतना अच्छा लगा प्रोग्राम के आज ये दोनों मियाँ बीवी हैं। ये मुलाकात कैसे हुई, रेडियो से राब्ता कैसे हुआ? इनकी पहली दफा जब मुलाकात हुई तो इन्होंने ये देखा कि जैन भाई जो हैं ये तो नाबीना हैं और ये नहीं देख सकते, तो फिर मामला आगे कैसे बढ़े। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं जैन आरजे और उनकी मिसेस अफशा से। जैन भाई, ये बताइए कि रेडियो से इस मोहब्बत का आगाज कैसे हुआ? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ, रेडियो पे जब मैं शोज़ वगैरह किया करता था, प्रोग्राम किया करता था, तो ये मेरी मोस्ट फेवरेट लिसनर थी, ठीक है, और मेरे शोज़ में रेगुलर पार्टिसिपेट किया करती थी। और भी काफ़ी सारे मेरे लिसनर थे जो कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा मुंसलिक थे, मेरे से कांटेक्ट में थे, लेकिन इनका शोज़ वगैरह सुनना, उनमें पार्टिसिपेट करना जुनून की हद तक इनका शौक़ था। उसकी जो रीज़न है बुनियादी तौर पे वो ये है कि मैं सिंगिंग किया करता था, मतलब गज़लें पढ़ना, शायर पोल्ट्री पढ़ना और गज़लें गाना, ये मेरा शौक़ भी था और मेरी हॉबीज़ भी थी। तो जब इन्होंने मुझसे फ़र्स्ट टाइम बात की, मेरे इंजीनियर्स इन लोगों ने मेरा नंबर लिया, तो इन्होंने मुझे कॉल की सन 2017 में, आई थिंक कि 2018 में कॉल की थी इन्होंने, आई थिंक 2 सितंबर की बात है। इन्होंने मुझे कॉल किया और इन्होंने मुझसे कहा कि जैन, मैं अफशा बात कर रही हूँ, आपकी रेगुलर लिसनर। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मेरे उस वक्त कोई माइंड में ऐसी चीज़ नहीं थी माइंड में कि ये इस तरह का कोई सीन ऑन होगा। तो इन्होंने मुझसे कहा कि आप ना मुझे बहुत अच्छे लगते हो और मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। इन्होंने उस वक्त आपको देखा हुआ था, मतलब कहीं आपकी तस्वीर वगैरह कोई सिलसिला था ऐसा? नहीं, उस वक्त इन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं देखा था। उसकी रीज़न ये थी कि रेडियो पे मैंने कोई अपनी पिक्चर्स वगैरह इस तरह का कोई अपलोड किया नहीं हुआ था, इस तरह का कोई फेसबुक पे ये वो। तो इन लोगों ने जब मुझे मतलब पहले कहा कि मैं आपको फ्रेंडशिप आपसे करना चाहती हूँ, तो मैंने ना बस इग्नोर कर दिया इनकी बात को। मैंने बोला कि लड़कियों को ना बस एक आदत होती है कि शायद अपनी शो की रेटिंग बढ़ाने के लिए, अपनी लिसनरशिप की रेटिंग बढ़ाने के लिए शायद इनके माइंड में ये चीज़ आ जाए कि मैं इसे जासा दे के तो थोड़ी सी अपना शो में आप इनका नाम लेंगे, इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, आपको लगा ये करना चाहती हैं? ये करना चाहते हैं, डेडिकेशन ज़्यादा होगी, तो एक लिसनर जो होता है ना, उसकी ये कोशिश होती है कि मैं आरजे का लाडला बन जाऊँ। ये तो आपको इग्नोर कर रहे थे और बड़ा सख्त लड़का था जो कि आपकी कॉल सुनने के बाद भी कहा कि नहीं नहीं, ये तो लड़कियों में जो नया नया जोश और जज्बा होता है ये वो है। तो क्या आप भी उस वक्त यही सोच रही थी? नहीं, मैं ये नहीं सोच रही थी। मैं सिर्फ बात इनसे किया करती थी और अपने दिल में ये बात रखी हुई थी। मुझे नहीं पता था ये ब्लाइंड है या इस तरह के है, मैं तो आम लड़कों की तरह इसे समझती थी। लेकिन बाद में इन्होंने कहा, मुझे बताया कि मैं ऐसा हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, अभी तुम भी नहीं मेरे साथ गुजार सकोगी जब तुम देखोगी मुझे। मैं कहा नहीं, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। फिर हम घर के आसपास ही कहीं मिले, मैंने इन्हें देखा तो मैंने कहा नहीं, ये आप नहीं हो। इन्होंने कहा मुझे ये बताइए इससे पहले कि इनकी कौन सी गज़ल सुनी या ऐसी क्या बात थी जिसको सुन के लगा कि नहीं, अब मुझे इन्हीं से रब्ता करना है और फिर इन्हीं से शादी का फैसला भी कर लिया? इनकी गज़ल ये अक्सर पढ़ा करते थे, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद आता है। इनकी आवाज़ उनमें बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी आवाज़। वो बस रात को फिर सुनाटा होता ना तो रात को और भी ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो यही आवाज़ मेरे दिल में घर कर गई। जब फिर आपकी इनसे पहले दफ़ा मुलाकात हुई और आपने देखा कि ये तो देख नहीं सकते, तो फिर उस वक्त आपने क्या सोचा कि नहीं नहीं, ये तो मैंने गलत फैसला कर लिया, या कहा कि नहीं अब ये फैसला ठीक है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मेरे दिल में वही जज्बा था, वही जज्बात, सब कुछ वही था। पहले से ज़्यादा पुख्ता हो गए थे कि नहीं, मैं इनसे शादी करूँगी। ये इंसान ऐसे हैं बेचारे, ज़िंदगी के रंग नहीं देख सकते, शायद मैं ही इनको दिखा सकूँ। तो मुझे ये बताएं कि आप दोनों की उम्र में कितना फ़र्क है? मेरी 32 ईयर है
और इनकी 25 ईयर है। मैंने इनसे ये कहा कि बात करना और बात करके दिखाना ये बड़ा इसमें बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, इंशाल्लाह आप मुझे ना पक्का और पुख्ता पाओगे। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं। तो मैंने इनसे कहा कि चलो ठीक है, आप अपने घर वालों से बात कर लो, अगर आपके घर वाले एग्री होते तो ठीक है, वो करना तो जैसे हालात हम जैसे भी हालात होंगे फिर उनको फेस कर लेंगे हम। तो इन्होंने फिर अपने घर वालों से बात की, तो घर वाले जो थे उन्होंने फिर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि उसकी जो सबसे मेन रीज़न थी ना वो ये थी कि मैंने इन्हें अपने बारे में सब कुछ बता चुका था, अपने फेस के बारे में, अपनी हाइट के बारे में। मैंने इन्हें ये भी बता चुका था कि मैं डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, मुझे शुगर है और मुझे इंसुलिन लगती है जो कि मैं बड़ी मुश्किल से अफोर्ड करता हूँ। तो इन्होंने भी मुझे ये कहा कि मुझे भी शुगर है। और उस वक्त मुझे इनकी ये बात सुन के बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने बोला ये था कि खुदा की कैसी कुदरत है, भी मुझे भी शुगर है, उनको भी शुगर है। इन्होंने फिर अपने घर वालों से ये तमाम तर माल जो थे वो डिस्कस किए, उनको बताया कि वो भी डायबिटीज़ पेशेंट है। तो इनके घर वाले ये बात सुन के और ज़्यादा परेशान है। उन लोग बोला ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी शुगर का मरीज़ है, आप भी शुगर के पेशेंट हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप लोग जो अपनी लाइफ को गुजार सको। तो खैर उन्होंने कहा नहीं कि मैंने जो फ़ैसला कर लिया सो कर लिया है। तो जब आपने ये फैसला किया तो पहली दफ़ा किसे बताया था घर पे, अपनी वालदा को या भाई बहन किसको, और फिर उनका आगे से जवाब क्या आया और किस तरह मनाया उन्हें, या क्या मामला हुआ? तो मैंने सबसे पहले अपनी छोटी बहन से बात की थी। वो कहती नहीं, अम्मी अब्बू नहीं मानेंगे, तुम ऐसा नहीं करो, तुम लोग वो भी डायबिटीज़ के मरीज़ है, तुम भी हो, तुम्हारा नहीं गुजारा होगा, तुम कैसे सब कर पाओगे। मैंने कहा नहीं, मैं अम्मी अब्बू से बात करूँगी। अम्मी अब्बू से बात की, वो नहीं माने, उन्होंने बहुत गुस्सा किया। तो फिर हमें मजबूरन कोर्ट मैरिज करना पड़ा। अफिया, अगर 3 साल पीछे दोबारा वक्त जाए और आपको दोबारा फैसला करने का मौका मिले तो तब भी आप हमारे इस खूबसूरत भाई को, जैन भाई का ही इंतखाब करेंगी? जी बिल्कुल, मैं तब भी यही इंतखाब करूँगी। इससे फिर मतलब साबित तो ये होता है कि मोहब्बतें जो हैं वो पैसे या ज़ाहरी हुस्न नहीं देखती। कुछ मोहब्बतें तो देखती भी हैं, लेकिन मैं ये इतना यकीन से कहती हूँ, मेरी मोहब्बत ये सब नहीं देखती। वो सिर्फ इंसान का दिल देखती है, अंदर से इंसान देखती है। इनकी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगती है और जिसको देख के आप कहती हैं कि अगर मुझे 100 बार भी मोहब्बत का मौका मिले तो मैं इन्हीं से करूँ? सबसे ज़्यादा कि ये दूसरे लोगों का सबका ही यानी कि एहसास करते हैं और मेरा भी करते हैं, मुझसे प्यार भी करते हैं, हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें और जो भी इनके जैसे मजदूर हैं इंसान, उनका भी एहसास करते हैं। भैया, आपको कौन सी ऐसी बात अच्छी लगती है कि आप कहते हैं कि या अल्लाह, ये तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये बीवी दी है? जहाँ तक इनकी बात है आज़म भाई, क्योंकि इनकी हर बात ही अच्छी है। जो इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना वो ये है, देखें ना कि एक शख्स जहाँ पे अपनी सारी ज़िंदगी बसर करता है अपने घर वालों के साथ, अपने बहन भाई के साथ, अपना कम्प्लीटली टाइम स्पेंड करता है, लेकिन उसको छोड़ के किसी ऐसे शख्स को अपना लेना जो कि बिल्कुल माजूर है, खुद से चल नहीं सकता, खुद से देख नहीं सकता, तो फिर मैं इनकी क्या तारीफ़ करूँ कि मुझे इनकी कौन सी बात अच्छी लगती है। बस मैं इनके लिए अक्सर यही बात कहा करता हूँ कि वो कहते हैं ना कि जो रखते हैं औरों के लिए मोहब्बत का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। बस इनकी यही बात है कि ये सबसे बड़ी बात है कि ये मुझे प्यार करती हैं, मैं जैसा भी हूँ, जिस तरह का हूँ, जिस हाल में हूँ, मैं इनके लिए इनका हीरो हूँ। अभी जिस गज़ल का ये जिक्र कर रही थी, जो गज़ल आप गाया करते थे और इनके दिल का रास्ता जो आपने ढूंढा गज़ल से, उसके कुछ चंद बोल तो सुनाए। आज़म भाई, वो गज़ल कुछ इस तरह से है कि गा के सुनानी है? नहीं, गा के सुनाऊंगा, गा के सुनाऊंगा ना। दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा वो कोठे पे नंगे पाना याद है हमको अब तक आशिकी का ज़माना याद है, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। ये जो गज़ल है इसमें तो आंसू बहाने का जिक्र है और ये तो बड़ी वो गज़ल है जिसमें ब्रेकअप हो चुका हो, तो कैसे ही आपको ये पसंद आई और आपने कहा कि बस मुझे यही शख्स चाहिए? बस इनकी आवाज़ इसमें बहुत अच्छी थी और फिर ये इस तरह का है, ज़ाहिर इनको एहसास होता होगा
कि हर इंसान अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, और मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। तो इस वजह से शायद ये ऐसी गज़ल गाया करते थे और मुझे ये पसंद आ गई और इसकी लाइफ पार्टनर। आपने कभी दोपहर में नंगे पाँव छत पे जाके इनसे बातें की हो, या सर्दी की रातों में आप छत पे चली गई, ऐसा कभी हुआ ऐसे? नहीं ज़ाहरा, अभी जानते हैं गाँव में तो फिर माँ बाप जूता उठा लेते हैं। अच्छा ज़ैन भाई, अब आवाज़ तो माशाल्लाह आपकी बड़ी प्यारी है, तो कभी ऐसा हुआ हो कि भाभी जो है वो नाराज़ हो गई हो, तो फिर मनाने के लिए भी आपने इन्हें कुछ गा के सुनाया हो? तो ज़रा वो तो सुनाएंगे जो आप इन्हें मनाने के लिए ख़ास तौर पे गज़लें सुनाते हैं। अच्छा आज़म भाई, वो ना ऐसा हुआ था एक दफ़ा कि मैंने इनको फ़ोन पे बात कर रहा था, तो इन्होंने कहा कि ना मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती, मुझे मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, तो मैं ज़रा काम करके फिर मैं बात क्योंकि मैं नाराज़ हो गया। तो मेरे माइंड में ना एक अचानक से बात आ गई, तो मैं थोड़ा सा ना पशेमानी का शिकार हो गया। मैंने बोला शायद मैंने अपने बारे में इनको बता दिया, इस वजह से शायद मुझे इग्नोर कर रही हैं। तो मैंने इनसे ये कहा कि आपने मेरी एक बात सुनते चलें और उसके बाद आप कॉल डिस्कनेक्ट कर दें। उन्होंने क्या तो मैंने इनसे ये कहा था कि उदास लोगों से प्यार करना कोई तो सीखे, कोई तो सीखे, सफ़ेद लम्हों में रंग भरना, सफ़ेद लम्हों में रंग भरना, कोई तो सीखे उदास लोगों। इसके बाद फिर फ़ोन बंद हुआ था कि नहीं, मुझे ये बताएं। उसके बाद फ़ोन बंद नहीं हुआ था, क्योंकि इसके बाद फ़ोन आज तक चल रहा है। आज तक चल रहा है। वो फ़ोन ऐसा चला है कि वो अनलिमिटेड हो गया है। जब इन्होंने ये गज़ल सुनाई तो आपने क्या सोचा था कि वो नीचे जाना है कि इनके घर जाना है? नहीं, अब तो इनके घर ही जाना बनता था। मैं तमाम तरह लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जैसे भी हमारी ज़िंदगी गुजर रही है उसमें तमाम तर चीज़ें यही हैं। आप जैसे समझ सकते हैं कि आजकल का हालात जो है बड़ा मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है, और हमारे नज़दीक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें इंसुलिन की बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। वैसे तो तमाम तर चीज़ें आपको पता है भी, एक बंदा जितनी देर कमा सकता है वो घर के तमाम तरह अखराजात नहीं चला सकता। ये तो फिर भी एक लड़की है, एक औरत है, तो ये तमाम तर घर के मामला कैसे चला सकती हैं। तो मेरी तमाम तर लोगों से जो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप शायद ये देखते होंगे, सुनते होंगे कि ये बड़े हंसी मजाक से इंटरव्यूज़ वगैरह करते हैं, ये खुश हैं। नहीं, एक हंसी के पीछे बहुत बड़ी वजूहत होती हैं। तो मैं तमाम तर लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग हमारी मदद करें, क्योंकि नीचे हमारा नंबर भी चल रहा होगा, ये भाई हमारा नंबर चलाएँगे, उस नंबर को देख के जो भी हमारा मुस्तक समझता है हमारी मदद करें। मैं इंसुलिन लेके देना चाहता हूँ, हमारी पैसे राशन जिस तरह से मदद करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ खुदारा मेरी लोगों से अपील है, रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ तावन किया जाए, ताकि हम भी अपनी नॉर्मल जिंदगी वो लोग जो इन्हें देख रहे हैं, इनका नंबर नीचे मौजूद है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं ज़ैन भाई से, और इनकी जो मदद आप करना चाहें ताकि ये एक खूबसूरत जोड़ा ये सलामत रहें, आबाद रहें, खुश रहें और यूं ही ज़िंदगी में फलते फूलते रहें। एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।